नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12th का एक चैप्टर पुष्पीय पौधों में प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बहुत महत्वपूर्ण पाठ है और आज हम चर्चा करेंगे पुष्प की संरचना पर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि पूरा चैप्टर फ्लावर की स्ट्रक्चर पर ही टिका हुआ है। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। सबसे पहले बात होगी पुष्प क्या होता है, क्या कार्य करता है, कैसा रहता है। तो आप सभी ने विभिन्न प्रकार के पौधों को, बड़े वृक्षों को, सबको देखा होगा। कोई ऐसा है जिसने पौधे नहीं देखे? सभी ने देखे हैं। तो पौधे को अगर हम देखते हैं तो उसमें पुष्प वाला भाग कौन सा रहता है, पत्ती वाला भाग कौन सा रहता है, तना कौन सा है, जड़ कौन सा है, ये हम पहचान कर लेते हैं। पुष्प को पहचान लेते हैं, आप लोग पहचान लेते हैं। अब क्यों पहचान लेते हैं उस पर हम बात करने जा रहे हैं। ये जो पुष्प रहता है, अगर मान लो कोई पौधा है तो ये पौधे का मुख्य अक्ष, ये पौधे के अंदर से हम निकाल देते हैं शाखा है, ये शाखा है। ये पौधा कहाँ लगा हुआ है? तो ये गमले में लगा होगा। ये गमला बना दिया हमने, ठीक है। अब इस पौधे के अंदर पत्ती वाला भाग भी होगा, तो ये पत्ती वाला भाग, ये पत्तियां हैं पौधे के अंदर। अब इस पौधे में पुष्प कहां पर निकलेगा? या तो पुष्प निकलता है इस पौधे में जो मुख्य शाखा रहती है वहां पे निकल जाता है, ये इस प्रकार से ऐसे पुष्प निकल जाता है, बन जाता है ये पुष्प। या फिर कुछ पौधे ऐसे रहते हैं जिनमें ये पुष्प निकलता है ऐसे यहां से बीच में से। तो जो पुष्प रहेगा वो या तो उस पौधे के अंदर जो मुख्य शाखा रहती है वहां पर निकलता है। मुख्य शाखा रहती है, इसको बोलते हैं हम, हिंदी में बोलते हैं इसको अग्रस्त भाग। इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो इसको बोलते हैं एपाइकल। दो शाखाओं के बीच का जो भाग रहता है ये वाला, इसको कहा जाता है कक्षस्थ भाग। इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम एक्सिलरी पार्ट। तो आपने देखा होगा कुछ पौधों के अंदर पुष्प मुख्य शाखा पर निकलता है और कुछ पौधों के अंदर पुष्प निकलता है मुख्य शाखा और पार्श्व शाखा, लिटिल ब्रांच और मेन ब्रांच के बीच से निकलता है यहां। तो या तो पुष्प निकलेगा अग्रस्थ भाग से या फिर निकलेगा कक्षस्थ भाग से। पुष्प की पहचान हम कर ही लेते हैं। तो जो पुष्प रहता है वो कैसा रहेगा? वो रहता है रंगीन रहता है। पुष्प कैसा रहता है? रंगीन कलर्ड रहता है। इससे हम इसकी पहचान कर लेते हैं। तो जो रंगीन रहता है पौधे के अंदर उसको हम पुष्प कह सकते हैं। जो अग्रस्थ या कक्षस्थ भाग में निकलता है उसको हम पुष्प कह सकते हैं। और ये पुष्प करता क्या है? तो इसके कार्य की बात करें तो इसका कार्य रहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब पुष्प क्या काम करेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, लैंगिक जनन करेगा। तो पुष्प के बारे में हमारे पास तीन बातें हो गई। तीन बातें कौन कौन सी? एक तो ये जो पुष्प रहता है ये अग्रस्थ या कक्षस्थ भाग पर बनता है, विकसित होता है। दूसरी बात, ये पौधे के अंदर रंगीन भाग के रूप में पाया जाता है। और तीसरी बात, ये
जनन करने का काम करता है। इसका काम क्या है? जनन करना। तो तीसरी बात हमारे पास ये होगी, इन तीनों बातों को जोड़ दो तो पुष्प की परिभाषा बन जाएगी। कैसे जोड़ेंगे? तो इधर ध्यान दीजिए, पौधे में अग्रस्थ या कक्षस्थ भाग पर पाई जाने वाली वह रंगीन संरचना जो जनन करने का काम करती है, पुष्प कहलाती है। पुष्प अग्रस्थ भाग पर या कक्षस्थ भाग पर पाया जाएगा, रंगीन होगा, या तो लाल होगा या पीला होगा या नीला भी हो सकता है, गुलाबी भी हो सकता है। तो रंगीन संरचना के रूप में रहता है और जनन करने का काम करता है। मतलब पौधे में पुष्प निकलेगा, फिर फल बनेगा, उसके बाद बीज बनेगा। तो फल बनना, बीज बनना और फिर बीज नया पौधा बनाएगा, तो ये जनन करना ही होता है। ठीक है, बिल्कुल आसान है परिभाषा। अग्रस्थ या कक्षस्थ भाग पर पाई जाने वाली वह रंगीन संरचना जो जनन करने का कार्य करती है, पुष्प कहलाती है। किसके अग्रस्थ भाग पर? पौधे के। ये पौधा है, ये पुष्प है, अग्रस्थ भाग पर, कक्षस्थ भाग पर, रंगीन भी है, जनन करने का काम भी करेगा। ओके, समझ में आ गया? ठीक। अब हम बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर, पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना पढ़ने के लिए हमको इसकी लंबवत काट लेना पड़ेगी। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, लंबवत काट मतलब जो पूरा पुष्प रहता है उसको हम ऐसे काट दें खड़े रूप से। ये देखिए, ये पुष्प है एक। अब ये जो पुष्प है, इस पुष्प को हम ऐसे खड़े रूप से काट दें तो इसके अंदर क्या क्या रहता है, कौन कौन से भाग रहते हैं, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, बढ़े आगे? वेरी गुड। अब जो पुष्प है, अगर हम किसी पुष्प को लंबवत काट के रूप में काट के दिखाना चाहें तो वो पुष्प कैसा दिखेगा, उस पुष्प के अंदर क्या क्या होगा, ये देखिए। ये पुष्प के अंदर सबसे बीच वाला भाग दिखेगा। ये वाला भाग एक चौड़ा भाग रहता है इसके अंदर, ये दिखेगा पुष्प के अंदर। इसके बाद इसके नीचे वाला भाग होगा ये, इसको हम बोलेंगे थैलेमस। पढ़ने जाएंगे, आगे पढ़ेंगे ही। इसके बाद में एक भाग ये इस प्रकार से ऐसे निकलता हुआ दिखेगा पुष्प के अंदर। इसकी पंखुड़ियों की संख्या कम ज्यादा हो सकती है। इसके बाद में पुष्प का रंगीन भाग दिखेगा, ये इस प्रकार से। ये जो हम बना रहे हैं इसमें पंखुड़ियां रहती है 4-5। इसके बाद में हर पौधे के पुष्प में आपको नीचे ये 4 या 5 पंखुड़ियां ऐसे दिखेगी जो हरे रंग की होगी। ये पुष्प की LS है, लॉन्गिट्यूडिनली सेक्शन, लंबवत काट पुष्प की। ठीक है, अभी तक पुष्प के बारे में आपने पुष्प को देना लेना ही पढ़ा होगा। अभी हम जो पढ़ रहे हैं कि वास्तव में इसमें कौन से भाग रहते हैं और क्या करता है। ठीक है, देखिए ये जो पुष्प है, इस पुष्प के अंदर वैसे तो भाग रहते हैं, ये 4 लिख रखे हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। हिंदी में बात करें तो बाह्यदल पुंज, दल पुंज, पुमंग और जायन, ये भाग रहेंगे। आप इंग्लिश में ही याद करें, ज्यादा बेटर रहेगा। कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ठीक है, अब देखिए इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ें। इन 4 भाग के अलावा भी पुष्प के अंदर कुछ भाग रहते हैं जिन पर हम थोड़ी सी बात कर लें जरा। ये जो पुष्प रहता है, इस पुष्प के अंदर जहां से हम पुष्प को पकड़ते हैं, ये पकड़ने वाला भाग, गुलाब के फूल को आपने बहुत पकड़ा होगा, ये धतूरे का है। तो जहां से हम पुष्प को पकड़ते हैं उस भाग को, उस डंठल को कहा जाता है, उस डंठल को कहा जाता है पेडिकल।
ये भाग कौन सा होगा? पेडिकल, पुष्पवृंत। इस पुष्पवृंत का काम क्या होगा? इसका काम होगा इस पूरे पुष्प को तने से या शाखा से, जहां पर भी ये लगा हुआ है, उससे जोड़ने का काम करेगा। जैसे मान लो ये पौधे की शाखा है, ये तो इस शाखा से ये पेडिकल वाला भाग इस पुष्प को जोड़ देगा। पतला रहता है, तंतु के जैसा रहता है, फिलामेंटस रहता है और पूरे पुष्प को उस पौधे की शाखा से जोड़ने का काम करता है। कौन? कौन? पेडिकल, पुष्पवृंत। ठीक है। इसके बाद ये जो पेडिकल रहता है, इसके ऊपर किसी किसी पौधे के अंदर हल्की सी पत्तियां पाई जाती है, दो, किसी में रहती है, किसी में नहीं रहती। जरूरी नहीं है कि ये सभी में होगी। तो कुछ पुष्प के अंदर ये पाई जाती है। ये जो पत्तियां रहती है, इनको कहा जाता है, इनको कहेंगे हम ब्रेक्ट। हिंदी में बोलेंगे इनको सहपत्र, ब्रेक्ट। ये कुछ केमिकल सेक्रेट करते हैं, केमिकल निकालते हैं, जिनसे कीट इस पुष्प की ओर आकर्षित होता है, कीटों को बुलाने का काम करते हैं ब्रेक्ट। हिंदी में बोलते हैं इनको सहपत्र। इसके बाद इस पेडिकल के थोड़ा सा ऊपर, ये लाइन खींच रहा हूं मैं, ये लाइन वाला भाग, ये वाला भाग कहलाता है थैलेमस। ये वाला भाग रहता है, इसको बोलते हैं थैलेमस। पुष्पासन, हम बैठते हैं आसन पर। पुष्प की जो पंखुड़ियां हैं, ये सभी लाल है, नीली है, सफेद है, हरी है, ये सब एक जगह बैठी है। और जहां बैठी है वो है थैलेमस, पुष्प का आसन। पुष्प की पंखुड़ियां जहां पर लगी होती है, उसको कहा जाता है पुष्पासन या थैलेमस। तो ये तीन भाग तो मैंने एक्स्ट्रा बता दिए आपको अलग से। पेडिकल पुष्प को जोड़ने का काम करता है, ब्रेक्ट कीटों को आकर्षित करने का काम करते हैं, और थैलेमस पुष्प की पंखुड़ियों को लगने के लिए, जुड़ने के लिए आधार देता है। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो पुष्प में मुख्य भाग रहते हैं उनकी। कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। पहले बात करेंगे कैलिक्स की। तो जो कैलिक्स है, ये देख रहे हैं आप, गुलाब के फूल को अगर आप पकड़कर उल्टा कर देते हैं, या हमारे पास ये धतूरा है, तो धतूरे के फूल को पकड़ के अगर हम उल्टा कर देते हैं, तो ये जो पत्तियां दिख रही है, हरी हरी दिख रही है आपको, ये वाला पूरा हरा वाला भाग गुलाब के फूल में भी आपको स्पष्ट दिखेगा। तो ये जो हरा वाला भाग रहता है, इस हरे वाले भाग को कहते हैं कैलिक्स। और ये आसपास रहता है फूल में, 5 पत्तियां रहे, 4 रहे, अधिकांश में 5 ही रहती है। तो वो जो 5 पत्तियां हैं, उन 5 पत्तियों को एक साथ हम कहते हैं कैलिक्स। और चूंकि वो आसपास रहती है, इसलिए हम बताएंगे कि ये जो है, ये पुष्प का पहला चक्र होता है। फर्स्ट साइकिल ऑफ फ्लावर इज नोन एज कैलिक्स। फ्लावर के अंदर जो पहला चक्र होता है, उसको कहा जाता है कैलिक्स। और कैलिक्स में 5 पत्तियां दिख रही है आपको, 4 दिख रही है, जितनी भी दिखती है, हर एक पंखुड़ी को, हर एक पत्ती को कहा जाता है सेपल। क्या कहेंगे इसको? सेपल। कैलिक्स की एक पंखुड़ी को सेपल कहा जाता है। और अधिकांश पुष्प में, चाहे गुड़हल देखें, चाहे धतूरा देखें, चाहे गुलाब देखें, चाहे गेंदा देखें, हर फूल के अंदर जो कैलिक्स रहते हैं, ये हरे रंग के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। तो दूसरी बात हम लिख देंगे कि ये कलर में कैसे रहते हैं? ग्रीन। और ग्रीन कलर के हैं तो उनमें क्लोरोफिल होगा। तो क्लोरोफिल होगा
तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किए बगैर मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। प्रकाश मिला, क्लोरोफिल है, प्रकाश संश्लेषण करने का काम करते हैं कौन? सेपल या कैलिक्स। ठीक है, हरे रंग के होते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, पहले चक्र के रूप में पाए जाते हैं, एक पत्ती को सेपल कहते हैं। ओके, देन सेकंड जो पार्ट है फ्लावर का वो है करोला, इसको बोलते हैं दलपुंज। क्या होंगे ये? दलपुंज, करोला। ये भाग देखेंगे, जो मेरे पास फूल है इसमें सफेद रंग का भाग दिख रहा है आपको, ये वाला, ये पूरा भाग कहलाता है करोला। गुलाब के अंदर गुलाबी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, तो जो हर पुष्प के अंदर रंगीन भाग रहता है, यहां मैंने लाल बना रखा है, तो ये रंगीन भाग रहेगा, ये कहलाएगा करोला। ये पुष्प के अंदर दूसरे चक्र के रूप में पाए जाते हैं, सेकंड साइकिल ऑफ फ्लावर इज नोन एज करोला। और जितने भी पुष्प देखेंगे आप, अधिकांश सामान्यतः ये करोला वाला भाग रंगीन होता है। रंगीन होता है मतलब कलर्ड होगा। ये पीला हो सकता है, लाल हो सकता है, गुलाबी हो सकता है, नीला हो सकता है, सफेद भी हो सकता है। कौन सा नहीं हो सकता? ग्रीन नहीं हो सकता, हरा नहीं हो सकता, क्योंकि हरे कौन होते हैं? हरे होते हैं कैलिक्स। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं करोला की। ओके, गुड। अब ये जो करोला है ये हरे तो है नहीं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो करेंगे नहीं। इनका काम भी वही होगा जो ब्रेक्ट करते हैं। ब्रेक्ट क्या करते हैं? कीटों को आकर्षित। आपने ये देखा होगा कि मधुमक्खी, तितली है, भंवरा है, ये फूल के आसपास चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं। तितली, मधुमक्खी, भंवरा और छोटे मोटे कीट हो सकते हैं, कहां चक्कर लगाते हैं? फूल के आसपास। तो पुष्प के आसपास हंस क्यों रहा भैया? नहीं, कुछ विशेष बात है? नहीं है। चलिए देखिए, इधर ध्यान दीजिए, इसी पुष्प की बात करो और जो वास्तविक भंवरा है उसी की बात कर रहे हैं। तो क्यों घूमता है? क्योंकि ये जो कलरफुल पार्ट रहता है, जो रंगीन भाग रहता है, उस रंगीन भाग से वो कीट इस पुष्प की ओर आकर्षित होते हैं। एक बात और देख लेते हैं, ये जो रंगीन भाग रहता है, इस रंगीन भाग की एक पंखुड़ी को पेटल कहा जाता है। पेटल, करोला की एक पंखुड़ी, ये 5 बना रखी है मैंने, इन 5 पंखुड़ियों को एक साथ तो कहेंगे करोला, और एक पंखुड़ी को कहेंगे, एक पंखुड़ी को कहेंगे पेटल। ठीक है, आगे अगला भाग देखें। अगला भाग एंड्रोसियम। ये जो एंड्रोसियम वाला भाग रहता है, ये इसमें बना हुआ है नीले रंग का। ये 4 बना रखे हैं, 2 इस साइड में, 2 इस साइड में, पर ये 2 इस साइड में, 2 इस साइड में ऐसे रहते नहीं है, ये बोर्ड है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। नहीं तो ये एक यहां इस कोने पर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसे चक्र के रूप में पाए जाते हैं। ये भी कौन? एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम पुष्प के अंदर तीसरे चक्र के रूप में पाया जाता है। इसकी एक पंखुड़ी ये देख रहे हैं आप, ये 4 पंखुड़ियां हैं इसमें, उसमें से एक को हम क्या बोलेंगे? एक को बोलेंगे हम स्टेमन, हिंदी में बोलते हैं इसको पुंकेसर। तो पुष्प में तीसरे चक्र के रूप में एंड्रोसियम पाए जाते हैं। एंड्रोसियम की एक पंखुड़ी को कहा जाता है स्टेमन या पुंकेसर, और ये जो पुंकेसर रहता है, ये पुष्प के
मेल पार्ट को, नर जनन अंग को दर्शाता है। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम के बारे में आपने 3 चीजें पढ़ी है। तीसरा चक्र है, एक पंखुड़ी स्टेमन है, और ये पुष्प के नर जनन तंत्र को दर्शाता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फ्लावर। एंड्रोसियम, स्टेमन, एंड्रोसियम चारों को मिलाकर बोलेंगे। स्टेमन बोलेंगे हम उसकी एक पंखुड़ी को। ठीक है, एंड्रोसियम और स्टेमन में थोड़ा सा डिफरेंस है। सारी पंखुड़ियां मिलाकर एंड्रोसियम, एक पंखुड़ी स्टेमन। ठीक है, बीच बीच में बोलते रहो, सो जाते हो आप लोग नहीं? ठीक है। इसके बाद में गाइनोसियम, जो गाइनोसियम वाला भाग है, ये गाइनोसियम वाला भाग इस पुष्प में दिख रहा है सफेद रंग का। ये सफेद रंग वाला भाग कहलाता है गाइनोसियम। इसमें अलग अलग पंखुड़ी नहीं दिख रही है, पर यह भी पंखुड़ी कभी अलग अलग हुआ करती थी। ये सब आपस में जुड़ गई है, ये पता पड़ेगा आपको ऊपर। तो ये जो बीच वाला भाग रहता है, इसको बोलते हैं हम सेंट्रल पार्ट। या तो हम बोलेंगे सेंट्रल पार्ट, या हम बोल सकते हैं चौथा चक्र। सभी को चक्र चक्र बोला है। पहला चक्र, दूसरा चक्र, तीसरा चक्र। इसको चक्र नहीं बोलोगे तो इसको बुरा लग जाएगा। तो इसको बुरा नहीं लगे, इसके लिए हम ये कहें कि ये पुष्प का चौथा चक्र होता है। पर चक्र नहीं दिखेगा, इसलिए हम बोल रहे हैं पुष्प का केंद्रीय भाग। कौन? गाइनोसियम। पुष्प में चौथे चक्र के रूप में सबसे बीच में पाया जाता है गाइनोसियम। इसकी एक पंखुड़ी को कहा जाता है, इसकी एक पंखुड़ी रहती है, उसको हम बोल देंगे कार्पेल। एक नाम और है इसका, इसको बोलते हैं पिस्टिल। कार्पेल या पिस्टिल। ये गाइनोसियम की एक पंखुड़ी की बात है। गाइनोसियम की एक पंखुड़ी को कहा जाता है कार्पेल या पिस्टिल, और ये पुष्प के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दर्शाता है। पुष्प के मादा जनन तंत्र को दर्शाने का काम, बनाने का काम, विकसित करने का काम किसका है? कार्पेल का या पिस्टिल का। और कार्पेल और पिस्टिल को हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? गाइनोसियम। कभी कभी प्रश्न ऐसा पूछते हैं, डिफरेंस बिटवीन कैलिक्स एंड करोला। तो ये कैलिक्स है, ये करोला है। क्या लिखोगे? पहला चक्र कैलिक्स, दूसरा चक्र करोला। जो हरे हो वो कैलिक्स, जो रंगीन हो वो करोला। जिसकी पंखुड़ी सेपल हो वो कैलिक्स, जिसकी पंखुड़ी को पेटल कहा जाता है वो करोला। कभी कभी तो क्वेश्चन ऐसा ही पूछ लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। इसमें पहाड़ टूट पड़ेगा क्या? ये दिख ही रहा है यहां पे। क्या लिखोगे? एंड्रोसियम तीसरा चक्र, गाइनोसियम चौथा चक्र या केंद्रीय भाग। एंड्रोसियम की एक पंखुड़ी स्टेमन, गाइनोसियम की एक पंखुड़ी कार्पेल। एंड्रोसियम शो करता है नरजनन तंत्र को, गाइनोसियम शो करेगा मादा जनन तंत्र को। कभी कभी प्रश्न पूछते हैं कि पुष्प के जनन अंगों के नाम लिखिए। जनन अंगों के नाम में क्या लिखोगे? एंड्रोसियम और गाइनोसियम। हिंदी में बोलेंगे तो पुमंग और जायांग। या फिर इनकी पंखुड़ी के बारे में लिखोगे। पंखुड़ी के बारे में लिखोगे तो क्या लिखोगे? या तो लिखोगे आप स्टेमन, तो लिखोगे कार्पेल। हिंदी में बोलोगे तो क्या बोलोगे? पुंकेसर और स्त्री केसर। तो ये जो टॉपिक जो हमने पढ़ा है, ये इस पे हमने बहुत कुछ लिखा हुआ है। यहां पे बहुत कुछ इसलिए लिखा हुआ है कि सारा फ्लावर आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है पूरे फ्लावर की, इसमें आपको 4 भाग तो मुख्य दिखाना है, उसके बाद में ये 3 भाग इसमें सहायक अंग होते हैं। अब इस पुष्प के अंदर एंड्रोसियम भी है और गाइनोसियम भी है, तो ये वाला फ्लावर होगा बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब द्विलिंगी। क्यों होगा द्विलिंगी? क्योंकि इसमें एंड्रोसियम भी है और गाइनोसियम भी है। एंड्रोसियम भी है और गाइनोसियम भी है, इसलिए यह पुष्प होता है बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट या द्विलिंगी। अगर इन दोनों में से एक भाग रहेगा तो यह पुष्प जाएगा यूनिसेक्सुअल। अगर केवल ये वाला भाग होगा, ये सफेद वाला भाग नहीं होगा, तो पुष्प होगा यूनिसेक्सुअल मेल। और ये नीले वाला भाग नहीं होगा, सफेद वाला भाग होगा, तो पुष्प होगा यूनिसेक्सुअल, पर वो होगा फीमेल। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट हो तो बोलिए। अब इस पुष्प के बारे में ये जो अंग मैंने यहां दिखाए हैं वो मैं आपको इस फ्लावर में दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। तो देखिए जरा इसको। ये जो पुष्प है, इस पुष्प के अंदर ये जो भाग नीचे वाला दिख रहा है ये तो पेडिकल है। ये जो मैंने पकड़ रखा है ऊपर, ये पत्तियां दिख रही है आपको, ये हरे रंग की जो मैं तोड़ रहा हूं, ये पत्तियां है इसका कैलिक्स। ठीक है, ये जो सफेद भाग दिख रहा है आपको पूरा, ये पूरा भाग है इसका करोला। एक पंखुड़ी, सारी पंखुड़ी जुड़ी हुई है यहां पे। एक पंखुड़ी अगर होगी तो उसको हम बोलेंगे पेटल। इसको अगर तोड़ दें तो इसके अंदर क्या क्या होगा ये देखेंगे आप लोग। अब इसमें ये देखिए, ये पत्तियां अलग अलग आपको दिख रही है। इसमें एक ये बीच में आपको भाग दिख रहा होगा अलग, और ये पत्तियां एक ये और 3 ये जो पत्तियां हैं ये है एंड्रोसियम। और एंड्रोसियम की एक पंखुड़ी को हम क्या बोल रहे हैं? एक पंखुड़ी को हम बोल रहे हैं, जो मैंने पकड़ रखा है ये है स्टेमन। इसके बाद ये जो एक बीच वाला भाग आपको दिख रहा है, ये बीच वाला भाग बिल्कुल अलग ही दिख रहा है। ये जो अलग दिख रहा है भाग, ये वाला बीच का, ये है गाइनोसियम। ठीक है, और गाइनोसियम को और अंदर देखेंगे तो आप डायग्राम में देखिए, वहां पे डायग्राम में देखोगे आप, तो उस डायग्राम के अंदर ये जो पूरा भाग दिखेगा आपको, ये डायग्राम के अंदर दिखेगा ये चौड़ा वाला भाग, ये चौड़ा वाला भाग, ये नली वाला भाग, और ये ऊपर गठान वाला भाग। ये पूरा का पूरा क्या है? ये है पूरा का पूरा गाइनोसियम। में देखिए अब सबसे ऊपर वाला भाग दिख रहा है ये है इसका स्टिग्मा। इसके बाद बीच का भाग नली वाला दिख रहा है, ये है स्टाइल। और एक चौड़ा भाग मेरी उंगलियों के ऊपर बना हुआ है, ये चौड़ा भाग कहलाता है ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये भाग इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से ये जो स्टेमन रहता है, इस स्टेमन के अंदर भी एक भाग रहता है। स्टेमन के अंदर ये एंथर दिख रहा है ऊपर, और ये फिलामेंट, और जहां पर ये एंथर और फिलामेंट जुड़े होते हैं वो वाला भाग कहलाता है कनेक्टिव। तो स्टेमन के अंदर भी आपको 3 भाग मिलेंगे, एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। और गाइनोसियम के अंदर आपको 3 भाग मिलेंगे। ये सबसे ऊपर वाला भाग है ये स्टिग्मा, उसके बाद ये स्टाइल, उसके बाद में ये ओवरी। और जो ओवरी वाला भाग रहता है, इस ओवरी वाले भाग के अंदर एक पाया जाता है ओव्यूल। इस पर हम आगे और डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सबको कुछ समझ में आया होगा, आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे।
अच्छे से आप इसको समझेंगे और याद करेंगे और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत।